सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर वर्किंग। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास ओनली मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आई एम गिविंग यू गारंटी दैट एनीथिंग रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, कोई भी डायमेंशन नहीं छूटेगा। यस, दिस क्लास इज गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स। आगे मैं आपको बताऊंगी बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन 25 पीपल means 25 writing people, this topic is important for you. And 2026 people जो 2026 के लिए आई करे, this topic is also important for you. And मैं again आपको रिमाइंड करा दूं कि कंटेंट कभी ओल्ड नहीं होता है, आउटडेटेड नहीं होता है। कंटेंट हमेशा रिसाइकल होते रहता है। यानी अगर आप पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इनको अगर आप फॉलो करते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, तो this is going to be your notes for 25 months, for your 26 months. It will help you in revise the basic concepts for 26 prelims also. And this यही आपका notes 27, 28 जिस भी attempt में आप जब भी देंगे, ये आपके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह काम करेगा। आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट आता है तो आप जस्ट इस नोट्स में एक लाइन उस अपडेट को ऐड कर लेंगे। कभी फ्यूचर में आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि लगा कि नहीं, आई कैन राइट दिस एज एग्जाम्पल, आप उसको एक लाइन में नोट कर लेंगे जहां भी रिलेवेंट होता है। या फिर कोई नई कमिटी है जो न्यूज में है और लगता है कि नहीं, ये कमिटी कंसिस्टेंटली न्यूज में रही और इससे प्रीलिम्स या फिर मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस कमिटी को आप, अगर यहाँ पे हम नहीं कवर कर रहे हैं, तो आप उसको इस नोट्स में ऐड कर लेंगे। सो इस तरह से हम काम करते हैं। सो अगेन 2026 पीपल, करंट अफेयर्स के आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। किस पिलर पे आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, किसी टॉपिक को किन डायमेंशंस में कवर करने नहीं करने हैं। सो करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से बेहतर है कि जो मैगजीन्स मंथली कंपाइलेशन आ रहे हैं उनको फॉलो करिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए और कोशिश करिए न्यूज़पेपर शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। एज इन कि आप फर्स्ट पेज देखा एंड अगेन जंप टू एडिटोरियल सेक्शन, 2 एडिटोरियल पढ़ लीजिए, दैट विल सफाइस। जो मंथली मैगजीन है उस पे आप एफर्ट डालना शुरू कीजिए। एंड अगेन अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, तो आपको मंथली मैगजीन पे भी बहुत ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी करेंट ऑफ एवरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड करेंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कंटेम्पररी अनटिल अनलेस कि बिल्कुल ही स्टैटिक सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, राइट। आप बेसिक्स पे ही, अपने स्टैटिक्स पे ही जो बिल्ड होता है, उसी का जो ऑफशूट है वो करंट अफेयर्स होता है, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देयर वर्किंग्स। हमारा जो मोडस ऑपरेंडी, हम सबसे पहले पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, देन हम पिलर्स डिस्कस करते हैं एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज और उनके वर्किंग से क्वेश्चन देखा जाए तो पास्ट 10 ईयर्स में ये टॉपिक 2017 से 23 तक ये 4 बार अपीयर हुआ है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री, ये टॉपिक प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम देखिए कि किस आपको ईयर, मार्क्स एंड वर्ड्स दिए गए हैं, ये दिस इज द फॉर्मेट। अगर हम देखें कि क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको ब्रीफली देख ले, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन 2023 में आया है, दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। और ये जब सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम की बात की जाती है तो ये जनरल ओवरव्यू आपसे लेना चाहते हैं। एंड अगेन इसके बाद इन एडिशन इन्होंने रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज पूछा है इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द पार्लियामेंट। सो ये क्वेश्चन है आपका। अगेन 21 ने पूछा है डिपार्टमेंटली। देखिए ज्यादा इस तरह के जब क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि बहुत बातें बनाई जा रही हैं और सब पार्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी से ये क्वेश्चन है। इसके वर्किंग का इवैल्यूएशन करने की बात की गई है, बस इससे आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। अगेन एग्जांपल्स हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की वर्किंग को इवैल्यूएट करना, यानी इनकी जो मैंडेट है,
डीआरसीज का जो मैंडेट है उस मैंडेट पे कितना खरा उतर रहे हैं, यानी इवेल्युएट हम जब भी करेंगे तो हम लिखेंगे कि दीज आर द पॉइंट जिस पे दे आर डूइंग गुड, दीज आर द लिमिटेशंस एंड दीज आर द सजेशंस फ्रॉम माय साइड. दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू 2018, यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और पूछा गया है कि कमिटीज का रोल, कमिटीज का यूजफुलनेस इन पार्लियामेंट्री वर्क. तो एक जनरल कंटेक्स्ट में पूछा गया है. पार्लियामेंट्री कमिटीज इन जनरल, किसी स्पेसिफिक कमिटी की बात नहीं है. साथ ही साथ इसका सेकेंड पार्ट है कि एस्टिमेट कमिटी का रोल पूछा गया है. सो अगेन एस्टिमेट कमिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम देखेंगे. एंड 2017 में अगेन हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का रोल पूछा गया है इन स्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. अगेन मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के रोल को ही इवेलुएट करना है. ठीक है, हम देखिए फाइनेंशियल कमिटी इन जनरल पूछा गया. फाइनेंशियल कमिटी हम आगे देखेंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं. तो फाइनेंशियल कमिटी इन जनरल, यहाँ पे स्पेसिफिक फाइनेंशियल कमिटी पूछा गया है. यहाँ भी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी स्पेसिफिक फाइनेंशियल कमिटी है. एंड डीआरसीज. सो इफ यू सी यूपीएससी का जो फोकस है वो जो परमानेंट कमिटीज हैं, हम अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में, इनके क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर में जो परमानेंट कमिटीज हैं उस पे है. इनके अलावा मुझे ये लगता है कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हो सकता है, जिसकी वर्किंग पे पीटी में तो सवाल आया ही है, मेंस में भी सवाल आ सकता है. ठीक है, सो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी, इनके अलावा मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन दिस ईयर, माइट बी नेक्स्ट ईयर. सो हमने पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए मोर और लेस 10 ईयर्स के. अब हम देखेंगे व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच वी आर गोइंग टू बेस आवर डिस्कशन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, और अगर अगेन इसको इंट्रोडक्शन जो हम आंसर लिखते हैं उसके फॉर्मेट में देखेंगे. टाइप एंड देयर स्ट्रक्चर. देखिए टाइप मैंने अपने साइड से इंट्रोड्यूस किया है ताकि एक रिवीजन हो जाए फॉर 2025 मीन्स पीपल, रिवीजन हो जाए इसका. 2026 पीपल आपका भी रिवीजन हो जाए. एक ब्रीफ जरूरी है कि एडहॉक क्या होता है, नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मुझे नहीं लगता कि कभी टाइप आपसे पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर द रिफरल पर्पस हम लेंगे. अगेन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर वर्ड ही हमने कहाँ से उठाया. दिस स्ट्रक्चर वर्ड हैज बीन बोरोड फ्रॉम वन ऑफ योर क्वेश्चंस, 2023 में पूछा गया है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी. अगेन हमने रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन जनरल, यूपीएससी हैज आस्क्ड द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम इन यूजफुलनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी. सो ये हमने यहाँ से 2018 से बोरो किया है. इस पिलर पे हम इसको डिस्कस करेंगे. अगेन फाइनेंशियल, हमने देखा कि 2023 में फाइनेंशियल कमिटीज के रोल को पूछा गया है. सो हम अगेन एक टॉपिक हमारा होगा फाइनेंशियल कमिटीज को हम एनालाइज करेंगे, इनका रोल, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन पार्लियामेंट. आफ्टर दैट हम पैक यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रोल को एनालाइज करेंगे, दैट विल बी अनदर टॉपिक. इसके बाद हम एस्टिमेट्स कमेटी के वर्किंग को एनालाइज करेंगे और क्या उनका यूजफुलनेस है पार्लियामेंट्री वर्क में, ये देखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल सी डीआरसी, दैट इज डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के वर्क को इवेल्युएट करेंगे विज़ देयर मैंडेट, कितने इफेक्टिव है वो. सो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है इन पिलर्स पे हम बेस करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत लेंदी होने वाला है. सो इस क्लास में हम ये जो फर्स्ट 4 पिलर्स है, दैट इज इंट्रोडक्शन, टाइप, रोल इन जनरल एंड फाइनेंशियल कमिटीज के, इनका रोल, इन चारों को इस क्लास में डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी, आई थिंक कल मॉर्निंग में आएगी क्योंकि ऑलरेडी आज लेट हो गया है. सो इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम पैक, एस्टिमेट कमिटी एंड डीआरसीज को डिस्कस करेंगे. सो दिस विल बी पार्ट 1 एंड दिस विल बी पार्ट 2. आगे बढ़ने से बता दूं
कि यहाँ पे जो भी डिस्कस किया जा रहा है, चाहे आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, अगर आपने कहीं से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं किया तो आप इसको एज सच उठा करके अपने नोट्स का पार्ट बना सकते हैं। एंड मेंस और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है। रिलेवेंसी तो हमेशा हम ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में हम इररिलेवेंट कुछ भी पढ़ेंगे, बट मेंस में हमारा होता है कि जो बात हम वहाँ लिखेंगे नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कंटेंट एक्यूमुलेशन एक स्टेज है, कंटेंट को प्रोसेस करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और एग्जाम हॉल में जाकर के एक प्रेशर सिचुएशन में लिमिटेड टाइम फ्रेम एंड लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। टू ऑल दोज हु डोंट, जिन्होंने कभी मेंस देने का एक्सपीरियंस नहीं किया है, बहुत ही एक्सक्रूएटिंग एक्सपीरियंस होता है। सो उतना ही मेंस के लिए उतना ही मेरे पास एक टॉपिक पे कंटेंट होना चाहिए जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आपका ये उसूल होना चाहिए कि मैं कोई वो बात, कोई वो फैक्ट, कोई वो डेटा, कोई वो एग्जाम्पल, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखूंगी अपने नोट्स में, नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा जिसको मैं एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हूं। अगेन यहां से हम कहां पे आ गए, एक वर्ड लिमिट फॉर्मेट में हम कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो चलिए सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमिटीज के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि व्हाट आर द पार्लियामेंट्री कमिटी क्या है। अगर आपसे पूछा, जैसे क्वेश्चन आ जाए, वाई डू यू थिंक कमिटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, तो आपको एक जनरल कंटेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज को, और साथ में एक ब्रीफ रेफरेंस इंट्रोडक्शन में एस्टिमेट कमिटी को देना होगा। अगर हम इसको आंसर राइटिंग में देखेंगे, बट यू नीड टू नो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ parliamentary committee. So see, parliamentary committees are nothing but an instrument of parliament. Parliamentary committees are nothing but an instrument of parliament. Why I said instrument, and what kind of instrument? Instrument as in living instrument. Parliamentary committees are an living instrument of parliament. They consist of small groups of MPs. और इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या होता है कि देखिए, पार्लियामेंट इन जनरल हैज लॉट ऑफ वर्क। ओके, तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारे ऐसे मसले हैं दैट रिक्वायर्ड डिटेल अटेंशन, that required detail scrutiny, that required exhaustive work, but पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट ऑलरेडी इतनी बर्डन है कि ये जो डिटेल टाइमिंग है ये है, वो पार्लियामेंट डिवोट नहीं कर सकती है उस स्पेसिफिक वर्क को। तो ये जो इस तरह के जो स्पेसिफिक मसले होते हैं, इस तरह के जो स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट मसले होते हैं, जो पार्लियामेंट एक रिक्वायर्ड टाइम इनको डिवॉल्व नहीं कर सकती, वो क्या करती है पार्लियामेंट, इन स्पेसिफिक मसलों को अपने बिहाफ में एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देती है, और इन मसलों को इस इंस्ट्रूमेंट को रिफर कर देती है कि देखिए हम जो है वो बिजी हैं, ठीक है, हम जो है वो बिजी हैं, हमारे पास बहुत मसले हैं, आप हमारे बिहाफ में इस स्पेसिफिक टास्क को, इस स्पेसिफिक इशू को, इस स्पेसिफिक बिल को डिटेल में एनालाइज कीजिए, इंक्वायर कीजिए, स्क्रूटनी करिए, और फिर हमारे पास क्या कर दीजिए, हमें एक अपनी रिपोर्ट्स सबमिट कर दीजिए। सो दिस इज द philosophy of parliamentary committee. This is how they work, this is how they operate. क्लियर है ये? एंड ये पूरे इस पूरे कंसेप्ट का, इस पूरे फिलॉसफी का क्या पर्पस है, ताकि हम गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इंश्योर कर सके। ईट याद रखेंगे आप, देखिए कीवर्ड्स हैं, जब आप ये कीवर्ड्स अपने आंसर में अपने लिखते हैं तो दीज आर फॉर ये एकदम से इवेल्युएटर के ना आईज को कैच करते हैं। आपने बता दिया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है और उसका पर्पस भी क्या है। दिस इज द फिलॉसफी, एंड क्यों कंस्टिट्यूट की जाते हैं, ताकि गवर्नेंस में एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। सो यू कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप कि पार्लियामेंट्री कमिटीज एक इंस्ट्रूमेंट है, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट करते हैं। पर्पस क्या है कि
टू डील विथ स्पेसिफिक मैटर इन डिटेल, वैसे मैटर्स जिनका लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पास या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं हो कि इफेक्टिवली डिलिबरेट कर सके उन मैटर्स पे, उन स्पेसिफिक मैटर्स पे पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं हो कि इफेक्टिव डिस्कशन उस पे हो सके, और ये मैटर्स इतने इम्पोर्टेंट है कि इनकी डिटेल्ड स्क्रूटनी होना चाहिए, इफेक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, इफेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। सो दिस इज द पर्पस, और इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए है? फॉर स्क्रूटनी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ स्क्रूटनी क्यों है? ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सके। क्लियर है? सो दिस इज द फिलोसफी एंड दिस इज हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर आंसर पार्लियामेंट्री कमिटीज को। अगेन अब दूसरे वे में, दिस इज द वन वे, दिस इज द अनदर वे। अगेन दोनों आपको बोरो करने की आवश्यकता नहीं है। 50 अगर 13,000 लोग मेंस लिखेंगे तो 13,000 तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी आंसर को। सेकेंड वे आप लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो बेसिस है ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के प्रिंसिपल में रूटेड है, और ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं बेसिकली पार्लियामेंट के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, जो कि डीपर एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स, बजटरी अलोकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव को एग्जामिन करने में पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं। एंड जनरली दे वर्क बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। साथ में आप बता देंगे कि आप यहीं तक लिमिट रख सकते हैं। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड आप कह सकते हैं कि दो देयर रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट इनके रिकमेंडेशंस के परसुएसिव अथॉरिटी हैं, यानी परसुएसिव अथॉरिटी यानी इनके जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी अथॉरिटी है कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस करे, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव इम्प्रूवमेंट्स को भी लेजिस्लेशन में भी इम्प्रूव करे। एंड अगर वो पब्लिक डोमेन में आते हैं इनके रिकमेंडेशन, जो कि रियरली ही आते हैं, पब्लिक ओपिनियन उस पर बिल्ड हो, तो साथ ही साथ एक पब्लिक डिस्कशन का भी ये एक फाउंडेशन बना सकते हैं, एक इनडायरेक्ट प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्ड हो सकता है। सो यस, पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट उनके पास परसुएसिव अथॉरिटी होती है। सो दिस इज द, इस तरह से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज के इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। जस्ट फॉर योर रिवीजन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पीटी में मेंस में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। अगेन स्ट्रक्चर, अभी जैसे मेंस में पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें होते हैं, उसमें एक आपका क्लासिफिकेशन भी होता है। सो वहां पे ये थोड़ा हेल्प कर लेगा, बट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज को क्लासिफाई करने की जब बात आती है तो उसको डिफरेंट बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम टेनियर, ऑन द बेसिस ऑफ टेनियर एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं एज ए स्टैंडिंग कमिटी और एड हॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटीज आर, दे आर परमानेंट इन नेचर, सो एंड दे आर परमानेंट, सो इनका पीरियोडिकल रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, परमानेंट इन नेचर, सो दे आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड पीरियोडिकली। एड हॉक कमिटी, नाम में ही एड हॉक है, यानी ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, एंड एक बार इन्होंने जो टास्क इनको असाइन किया गया है वो कंप्लीट कर दे, फिर इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो दे आर टेम्पररी इन नेचर। सो एड हॉक कमिटीज आर टेम्पररी इन नेचर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो परमानेंट कमिटीज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कोपू, DRSs, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एंड कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये कमिटीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मेंस के लिए तो दीज कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में और भी कमिटीज पूछते जाते हैं, बट मेंस में दीज कमिटीज आर इंपॉर्टेंट। टेम्पररी कमिटीज जो कि अपने उनके टास्क जो असाइन किए गए हैं उनको कंप्लीट करने के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। इनका अगर एग्जांपल देखें तो
सेलेक्ट कमिटीज जो बिल्स स्पेसिफिक सेलेक्टिव बिल्स पे बनते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गई, इंक्वायरी कमिटीज हो गई, सो दीज आर टेम्प्रोरी, ये टेम्प्रोरी पीरियड के लिए बनते हैं। एडहॉक कमिटीज याद रखेंगे। देखिए बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए स्पेशली फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। सो की कमिटीज हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन परमानेंट है, कौन स्टैंडिंग है एंड कौन एडहॉक है। तो एक बेसिस हो गया हमारा टेन्योर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा बेसिस हो गया सब्जेक्ट एंड फंक्शन। सब्जेक्ट के बेसिस पे या फिर उनके फंक्शन के बेसिस पे क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं या फिर कौन सा सब्जेक्ट मैटर उनके डोमेन में आता है, इस बेसिस पे देखें तो सब्जेक्ट और फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगराइजेशन है। पहला है फाइनेंशियल कमिटी, दूसरा है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, तीसरा है इन्फोर्समेंट और डिसिप्लिन कमिटी एंड फोर्थ है हाउसकीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी। अगेन फाइनेंशियल कमिटी का नेचर और फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है, ये क्या करते हैं। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जो खाता बही है वो उसको ये एग्जामिन करते हैं। बिल्कुल लेमन शब्दों में कहूँ तो कि सरकार की जो खाता है और एक्सपेंडिचर है उसको अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है फाइनेंशियल कमिटी। अगर एग्जाम्पल देख ले तो हमने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक फाइनेंशियल कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी फाइनेंशियल कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से फाइनेंशियल, 3 फाइनेंशियल कमेटी हमारे पास, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इनका हम अगर फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन क्या है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके फंक्शनिंग को, उनके बजट को, उनके बिल्स को क्लॉज टू क्लॉज एग्जामिन करना, ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का काम है। और याद रखेंगे दे आर 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। और एग्जाम्पल डीआरएससी ऑन डिफेंस, देखिए आगे मैं इतना लंबा नाम नहीं लूंगी, इनको डीआरएससी कहेंगे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को कोपू कहेंगे, पैक को पैक ही बोलते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी को इसी, चलिए एस्टिमेट्स बोल देंगे कमेटी, अदरवाइज ये इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। ओके, सो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का नेचर या फंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं उनके बिल्स, उनके बजट, उनके फंक्शनिंग को क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करना। और 24 ही नंबर हमने एग्जाम्पल देख लिया। इन्फोर्समेंट और डिसिप्लिन कमेटी का काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, आप बताइए। ये इंश्योर करना कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करना, प्रिविलेजेस एंड एथिक्स को इंश्योर करना। एग्जाम्पल्स आपने सुना है, कमिटी ऑन एथिक्स, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस एंड कमिटी ऑन पेटिशंस। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस आपका पीटी में पूछा हुआ सवाल है ये। सो आज आप जब भी 2026 पीपल बी वेरी कॉशियस। एंड फोर्थ हाउसकीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, इनका क्या काम है, इनका काम है कि जो इंटरनल फंक्शनिंग है पार्लियामेंट, हाउसकीपिंग मतलब हाउस जो है वो ऑर्डर में चले। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमिटी ऑन जनरल पर्पस कमेटी, इसके अलावा हाउस कमेटी, पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, इसको आप एक बार देख लेंगे ऑल द 2026 पीपल। सो दिस इज द, अगर आपसे क्लासिफिकेशन की बात अगर की जाती है तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है। इतनी सारी कमिटीज है पार्लियामेंट की, हम उन सबको नहीं ले सकते, बट एक हम बेसिस दे करके और एग्जाम्पल के तरह से, जिस तरह से हमने इसको अभी ओवरले किया है, हम इसको एक देख सकते हैं। अब जैसे 2023 में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम इन इंडिया। हम देखिए जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली लोगों को लगता है कि स्ट्रक्चर मीन्स क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर मीन्स क्लासिफिकेशन, बट नो, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन में वन ऑफ द पिलर्स, क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द पिलर्स जिसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कमिटीज की जनरल कंपोजिशन के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कमिटी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, उसके बाद हम मोड ऑफ फंक्शनिंग, किस तरह काम करते हो, मोड ऑफ फंक्शनिंग एक पिलर्स हो जाए, एक पिलर होगा आपके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का। एंड इसके अलावा लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क,
सो लीगल और ये जो रेस्ट बचा हुआ है जो खाली जगह, इसको लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बना लीजिए। तो इस ये पूरा मिला के आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सो कभी भी क्लासिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम इन इंडिया। सो डिफरेंट ग्राउंड्स पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबसे। और हम जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक एक कमिटी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, हम जनरल ओवरव्यू, यहाँ पे जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे उसको हम जनरल ओवरव्यू देंगे कि जनरली ऐसा होता है, हम कभी भी एक्सेप्शंस को साइट नहीं करेंगे। जैसे कंपोजिशन की बात करें तो जनरली होता है कि मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ हाउसेस, एक्सेप्शन है एस्टिमेट्स कमिटी, राइट, वहां पे सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट हियर क्योंकि वो एक्सेप्शन है। सो कंपोजिशन में बात करेंगे कि जनरली मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द हाउसेस, एंड जो साइज है, साइज टिपिकली वैरीज फ्रॉम 50 to 30 मेंबर्स। एग्जाम्पल भी हम दे देंगे कि देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, इसका कंपोजिशन की बात करें तो पैक की जो कंपोजिशन है 22 है, इसका 15 + 7, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। आपके नोट्स भी इसी तरह प्रीलिम्स के बनने चाहिए, पैक 22, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। एनीवेज हम इसको कभी आगे देखेंगे। अगेन प्रीलिम्स की बात आई तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ऑल दोस पीपल हु आर मेलिंग मी फॉर पर्सनल मेंटोरशिप, सी दिस इज वेरी फॉर मी, मैं उन्हीं लोगों को कभी भी इंटरटेन करना चाहूंगी हु आर सीरियस फॉर देयर प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे ऑफ कोर्स देयर ऑनगोइंग मेंटोरशिप्स एंड मेरी जो मेंटोरशिप होती है वो ऐसी नहीं होती है कि मतलब हल्के में नहीं हो। आई डू नॉट डू एनीथिंग कैजुअली, मैं कुछ भी नहीं करती। तो आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जितनी एफर्ट लगा रही हूँ सामने वाला डिजर्विंग है, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका दिमाग इस चीज पे फिक्सेटेड नहीं है कि 2026 में मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा या होऊंगी। वो इस पर्पज से आए कि मैम आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड आई वांट योर मेंटोरशिप इन दिस। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और चाहती हूँ 2026 के लिए। एंड आई वांट एंड प्लीज मतलब यू वांट, इस पर्पस के साथ अगर आप मेंटोरशिप के लिए आते हैं देन आई एम देयर फॉर यू। अदरवाइज टाइम पास करेंगे तो हमें ही टाइम पास कर देगा, है ना। चलिए अब कंपोजिशन में हम एक और चीज देखेंगे, पार्टी रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे कि मेंबर्स, जो हमने पढ़ा है कि मेंबर्स आर जनरली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या इंश्योर करता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक बैलेंस हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे आप। सो कंपोजिशन हमने देखा, टाइप्स ऑफ कमिटी हमने देख लिया, वी आर नॉट गोइंग टू इसको रिवाइज नहीं करने वाले, भी हमने देखा स्टैंडिंग, एडहॉक, फाइनेंशियल, डीआरसी सबने हमने अभी देख लिया है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो मेंबर्स को नोमिनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, राइट, और ये कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, आपको पता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट इज लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरमैन, चेयरमैन यस। एंड टेन्योर की बात करें तो जनरली 1 ईयर फ्रॉम एक साल है। एडहॉक कमिटीज तो जब तक अपना काम नहीं कंप्लीट करती हैं दे विल फंक्शन, एंड वंस दे फंक्शन कंप्लीट देयर फंक्शन उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। बट जनरली स्टैंडिंग कमिटीज के लिए 1 साल उनका टेन्योर होता है। इन कमिटीज के चेयरपर्सन का क्या होता है, आइदर द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड। अगर अपॉइंट हो रहा है चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, जो कमिटी को कंस्टिट्यूट कर रहा है, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगेन स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा, एंड इलेक्टेड अगर हाउस अगर कंस्टिट्यूट कर रही है, हाउस की डिमांड पे कंस्टिट्यूशन हो रहा है तो हाउस भी जो है वो इलेक्ट करती है। कुछ कमिटीज के चेयरपर्सन को हाउस इलेक्ट करेगी एंड कुछ कमिटीज के चेयरपर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। सो ये आप याद रखेंगे। पैक चेयरपर्सन यूजुअली अपोजिशन पार्टी से होता है। अगेन मोड ऑफ फंक्शनिंग पे आते हैं, 4th पिलर
मोड ऑफ फंक्शनिंग, सो आपको पता है क्लोज डोर सेशंस होते हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स, एंड कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये काम करती है ये जो कमिटीज होती हैं, और ये एक इशू भी है इनका, हम आगे देखेंगे। पहला तो है मोड ऑफ फंक्शनिंग, मीटिंग्स जो होते हैं वो क्लोज डोर्स होते हैं। नॉन पार्टीशनशिप मोड है इनका फंक्शनिंग का, यानी जो मेंबर्स होते हैं, यानी किसी भी कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी पार्टी लाइंस को क्रॉस करके दे कम एंड सीट फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। अगेन अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो ये कमिटीज काम करती हैं एंड अगेन डिस्कशन करके एक कंसेंसस पे पहुंचती हैं और अपने रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सबमिट करती है विद रिकमेंडेशंस एंड सपोर्ट स्टाफ। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की डिफरेंट कमिटीज इनको सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लोकसभा और राज्यसभा की सेक्रेटरिएट इन कमिटीज को अपने अपने कमिटीज को सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड करती है। सो फिफ्थ पिलर पे आ जाएं तो लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क की बात करें, लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये कमिटीज जो है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर काम करती हैं, डिफरेंट कन्वेंशंस। पहला हो जाएगा, ये आपसे पीटी में सवाल पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के लीगल बेसिस क्या क्या है, तो ऑप्शन होगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, शायद आपको सही लगे। इसके अलावा डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, ये भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं दिस कमिटीज को गाइड करने में, एंड जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके डायरेक्शंस भी फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं इन कमिटीज के लिए, तो याद रखेंगे आप। सो लास्टली कि इन कमिटीज के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, बट हमने देखा कि नॉन बाइंडिंग तो होते हैं बट उनके पास परसुएसिव स्ट्रेंथ होता है। और जैसे हमने अभी देखा कि इन कमिटीज की जो वर्किंग है क्लोज डोर होती है, इनकी जो फाइंडिंग्स होती है इन पे इनको पब्लिसाइज नहीं किया जाता, इस पे एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन नहीं बिल्ड होता। अदरवाइज इनका जो 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 परसुएसिव स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इस पे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो जाए, राइट, तो गवर्नमेंट विल बी कंपेल्ड टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो हमने 5 पिलर्स डिस्कस किए कि स्ट्रक्चर में हम कैसे करेंगे, हम कंपोजिशन, हम एक जनरल, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि स्ट्रक्चर डिस्कस करना है पार्लियामेंट्री कमेटी का, हम एक जनरल अप्रोच लेकर चलेंगे कि ओके कंपोजिशन में जनरली क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, तो हम लिखेंगे कि जनरली 1 साल का टेन्योर होता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है हम बता देंगे, एक आध एग्जाम्पल देके निकलते रहेंगे। मोड ऑफ फंक्शनिंग की क्लोज डोर मीटिंग होती है, जो मेंबर्स होते हैं पार्टी लाइन से बियॉन्ड जाकर बैठते हैं एक साथ और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है और एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं और अपनी रिपोर्ट, अपने रिकमेंडेशंस के साथ रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और इनके सारे फंक्शनिंग में जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उनके सेक्रेटरिएट इनको सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में आप बताएंगे, याद रखेंगे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके साथ कन्वेंशंस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, एंड इसके साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के डायरेक्शंस भी इनके वर्किंग का फ्रेमवर्क बनते हैं। सो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिलर। नेक्स्ट पिलर क्या है हमारा? थर्ड पिलर पे हम चलेंगे कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन जनरल। ये कब का सवाल है? 2018 का सवाल है ये, और ऐसा नहीं है कि दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, अब यहाँ पे पूछा गया कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी इन एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड स्क्रूटनी, ये वर्ड है इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड स्क्रूटनी। अब आगे चल के वो पूछ सकते हैं कि ये जनरल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक किसी कमिटी का मेंशन नहीं है कि भाई एक काम करिए कि क्या पार्लियामेंट्री कमिटीज का कुछ भारी भरकम ऐसे लिख दे कि लगे कि क्या लिखना है, क्या पूछा गया है। जब क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तब भी याद रखिएगा कि यही लिखना है, उनके कंट्रीब्यूशन लिखने हैं, उनके चैलेंजेस लिखने हैं एंड वे फॉरवर्ड लिखना है। कभी ऐसा पूछ दे कि व्हाट इज डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, अच्छा लग रहा है सुन के। अब लगेगा कि डेमोक्रेटिक फैब्रिक को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है भाई, उनका जो काम है, उनका जो मैंडेट है, अगर वो उसको फुलफिल कर रहे हैं
तो वो डेमोक्रेटिक फैब्रिक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी उनका काम क्या है, पार्लियामेंट के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करना, इफेक्टिव स्क्रूटनी प्रोवाइड करना। सिंपल, पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का जो मेन रोल है, उसमें इनको असिस्ट करना है। सो कुछ भी क्वेश्चन आए, बातें कोई भी हो सकती हैं, देखिए बातों के पीछे नहीं भागना है, बातों के एसेंस के पीछे भागना है। प्यार जताने के 100 तरीके हो सकते हैं, 1000 तरीके हो सकते हैं, लाख तरीके हो सकते हैं, बट इवेंचुअली क्या जता रहे हैं हम, प्यार जता रहे हैं, है ना। सो अब देख, अगर हम बात करें तो रफी साहब के गाने से लेकर के अब जगजीत सिंह के गाने तक आई, और अभी के जो गाने बनते हैं, तरीके बदल गए हैं बट एसेंस वही, कोशिश क्या हो रही है, प्यार जताने की। हालांकि इवेंचुअली हमें वही गाने पसंद आते हैं पुराने, बट एसेंस क्या है, कोशिश क्या है, बात अलग अलग है। अब जेनजी के जनरेशन में प्यार जताने का तरीका भी, शब्द अलग हो गए हैं, बट वो क्या कोशिश कर रहे हैं, प्यार ही जताना। तो वापस आते हैं इसी तरह से कि कभी भी आपसे क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत अलग तरीके से हो सकती है। 500 इंस्टीट्यूट है अगर यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के वर्किंग को 500 तरीके से वो फ्रेज करके आपको देंगे, राइट। बट पूछना क्या चाह रहे हैं, एसेंस क्या है, एसेंस वही है कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन, इनका रोल आप लिख दीजिए। क्लियर है। तो चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड स्क्रूटनी ऑफ द पार्लियामेंट। सो सबसे पहला ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका फंक्शन हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, रोल हो गया, कुछ भी इसके आगे भी कुछ आप लिख सकते, कुछ भी आपको यही लिखना है कि दे डू डिटेल्ड एग्जामिनेशन, दे परफॉर्म डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बिल और स्क्रूटनी ऑफ द बिल। बिल्स को पार्लियामेंट में पास करने से पहले अगर कुछ स्पेसिफिक है तो कमिटीज को रिफर किया जाता है, एंड दे क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन द बिल। सो डिटेल्ड एग्जाम, सबसे पहला फंक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल। अब ये इनका एक्ट जो है वो कैसे ऐड करता है एफिशिएंसी एंड स्क्रूटनी में, या फिर इन जनरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, पार्लियामेंट के अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने में, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनिफेस्ट करने में। सो ये फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल। अब आप बोलेंगे कि देखिए डीआरसी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि देखिए डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी जो है वो बिल्स को क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन रिव्यू करते हैं, ताकि जो हेस्टी लेजिस्लेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। आप डीआरसीज को बिना रिफर भी कर सकते हैं कि दे रिव्यू, दिस कमिटी रिव्यू बिल्स क्लॉज बाय क्लॉज प्रिवेंटिंग हेस्टी लेजिस्लेशन। फिर आप एग्जांपल दे देंगे कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में एक्सटेंसिवली डिबेट किया गया था एंड क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट किया गया था। आप यहाँ से डीआरसीज हटा दीजिए, आप सिंपल लिखेंगे, इस पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे कि दिस कमिटी रिव्यू बिल्स क्लॉज बाय क्लॉज प्रिवेंटिंग हेस्टी लेजिस्लेशन। कोई हेस्टी लेजिस्लेशन ना हो, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई क्लॉज ना रह जाए बिल में, पार्लियामेंट से पास हो जाए और वो जा करके जो कि बिल के पर्पस के अगेंस्ट है, या फिर कोई भी एक्ट जो बन रहा है उसका इवेंचुअली पर्पस क्या है कि जो लास्ट सिटीजन है उसको इंपावर करना। सो इस पर्पस के अगेंस्ट कोई क्लॉज ना रह जाए, सो दे इंश्योर। और आपने एक एग्जांपल दे दिया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का क्या कंट्रीब्यूशन था, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू, और इन्होंने फिर एफिशिएंसी स्क्रूटनी इस तरह से वो कर रहे हैं। क्लियर है ये आपको। तो इसी कंटेंट को आपको सीखना है कि कैसे यूज करना। चलिए, पहला फंक्शन इन्होंने डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल किया। दूसरा पे चलते हैं, फाइनेंशियल ओवरसाइट ओवर एग्जीक्यूटिव। सो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए डिफरेंट फाइनेंशियल कमिटीज हैं, जैसे कि पैक हो गई, एस्टिमेट्स कमिटी हो गई एंड कोपू हो गई। ये गवर्नमेंट
स्पेंडिंग को स्क्रूटनाइज करती है, सरकार किस तरह से खर्चे कर रही है उसको स्क्रूटनाइज करती है, और इस एक्शन के क्या कंसिक्वेंसेस है, इंश्योरिंग फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है ये? सरकार को उसी सलीके से पैसे खर्च करे जिस सलीके से पार्लियामेंट ने पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए। अगर ये इंश्योर हो जाए तो इवेंचुअली ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी इंप्रूव हो रही है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी स्ट्रेंथन हो रही है, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? तीसरा फंक्शन ये कमिटीज क्या परफॉर्म करती है, ये पार्लियामेंट्री लोड को रिड्यूस करती है। हमने बिगिनिंग पर्पस ही है इनका कि पार्लियामेंट के लिविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना है। जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर व्हाट, लिविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट के एक आर्म की तरह काम करती हैं। ये पर्पस यही है कि पार्लियामेंट का भाई ओवर बर्डन बॉडी है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इनको दे दो। सो दे आर रिड्यूसिंग लोड ऑफ द पार्लियामेंट, दे रिलीव बर्डन ऑफ पार्लियामेंट एंड अलाउइंग बेटर टाइम यूटिलाइजेशन इन द हाउस। अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसी इशू है पार्लियामेंट के सामने में जो टाइम टेकिंग है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है, यानी इनको हम जल्दीबाजी में निकाल भी नहीं सकते, इनको भेजो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास और बाकी काम पे हाउस फोकस करे, बेटर टाइम यूटिलाइजेशन करे, मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज पे काम करे। ठीक है, सो तीसरा फंक्शन एक परफॉर्म करते हैं, दे रिड्यूस लोड, पार्लियामेंट्री लोड। फोर्थली, दे प्रोवाइड एक्सपर्ट इनपुट्स ऑन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। कैसे? कमिटीज जो है दे कैन कॉल एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट डोमेन है, मान लीजिए जो भी डोमेन है उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है, कमिटीज अपनी मीटिंग में बुला सकती है, एनजीओज को बुला सकती है, यानी जो भी इशू है उस पर जो भी पॉलिसी मैटर है या कोई लेजिस्लेशन आने वाला है, इस इशू से रिलेटेड जो भी डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स हो गए, एनजीओज हो सकते हैं, डिफरेंट कमीशंस कमिटीज के मेंबर्स हो सकते हैं, इनको बुलाया जा सकता है फॉर द कंसल्टेशन, फॉर देयर ओपिनियन और उनके कंसल्टेशन के बाद दे प्रिपेयर देयर रिपोर्ट्स एंड दे सबमिट टू द पार्लियामेंट। तो एक तरह से ये एक्सपर्ट इनपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं पार्लियामेंट को। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट फंक्शन, क्रॉस पार्टी कंसेंसस। सो हमने देखा था आगे, पहले भी हमने देखा था कि जनरली जो पार्टी के मेंबर्स, डिफरेंट पार्टी के मेंबर्स एक कमिटी में अपॉइंट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, बट जनरली द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी ये पार्टी लाइन से बियॉन्ड जा करके और लेस पॉलिटिकल एंड मोर डेलिबरेटिव एटमॉस्फेयर में अपना काम करते हैं, और जो ओवरऑल डिस्कोर्स का जो क्वालिटी होता है, डिस्कशन का जो क्वालिटी होता है, आप जो टीवी पे देखते हैं जिस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करती है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। सो एक तरह से ये कमिटीज क्रॉस पार्टी कंसेंसस का भी प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, एंड दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वी ऑल नो दिस, इसीलिए बनाया ही गया है, राइट? हमने देखा ही था फिलॉसफी बिहाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी। तो दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आप एग्जांपल दे देंगे कि पैक जो है, पैक यानी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये कैग के रिपोर्ट को रिव्यू करती है और जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को बुला करके क्वेश्चन कर सकती है, साथ ही साथ इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को हाईलाइट करके रिपोर्ट सबमिट कर सकती है पार्लियामेंट को, एंड बाय दिस एक्शन दे आर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। क्लियर है ये आपको? सो नेक्स्ट फंक्शन दिस कमिटीज परफॉर्म इज पॉलिसी इवैल्यूएशन। कैसे? सो डिफरेंट ये कमिटीज डिफरेंट जो स्कीम सरकार की चल रही है उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी एसेस करती है, साथ ही अगर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को एसेस किया और लगा कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ या जिस इंटेंशन के साथ ये स्कीम या पॉलिसी इनिशिएट की गई थी, अब ये स्कीम या पॉलिसी उसे डेविएट कर रही है, तो ये मिड कोर्स करेक्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी और स्कीम के
डिफरेंट स्टेजेस पे इवेल्युएशन भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कोर्स करेक्शन भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे DRSC ऑन हेल्थ, कोविड-19 मैनेजमेंट का जो पूरा रिव्यू था, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमीशन हेल्थ, इसने पूरा रिव्यू किया था और काफी सरकार को कटघरे में लाने का काम किया था इसने। लास्टली, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, लाइक सी द मीटिंग्स आर क्लोज्ड एंड ये कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिसपे कि पब्लिक को इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा, बट स्टिल दीज रिपोर्ट्स आर टेबल्ड इन पार्लियामेंट एंड अगेन फोर्थ पिलर अपना काम सही से करे और इन रिपोर्ट्स को उतनी लाइमलाइट मिले, पब्लिसिटी मिले, सो और पब्लिक को एक्सेसिबल हो ये रिपोर्ट्स और इस पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने में फोर्थ पिलर कंट्रीब्यूट करे, तो दे कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो सकती है और गवर्नमेंट कैन बी कंपेल्ड टू टेक एक्शंस ऑन दिस रिकमेंडेशन। सो ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी, पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी ये फोस्टर कर सकते हैं। सो जब इस तरह से जनरल क्वेश्चन आए कि वो जनरल तरीके से पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल बताइए, कंट्रीब्यूशन बताइए, वर्किंग बताइए किसी भी कंटेक्स्ट में, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब इसी कंटेंट को, इसमें हमने कई जगह स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे, कई जगह हमने जनरल एग्जांपल देखे, इसी कंटेंट को आपको 100 तरीके से यूज करना सीखना है। सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू पेज 1, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लिया, अभी हमने रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन जनरल देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस financial committees and role in institutionalization of parliament. We are going to discuss role of financial committees in institutionalization of parliament. अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो financial committees का रोल एक particular space, financial committees का रोल आप एक particular context में दे रही हैं, जरूरी नहीं कि हर साल institutionalization of parliament ही आए। तो अभी जो हमने पहले देखा कि देखिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट के जगह पे आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, लास्ट माइल सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन को एम्पावर करना। कुछ भी आए, आपको क्या लिखना है, सिंपल देखना है कि फाइनेंशियल कमिटीज के रोल को पूछा जा रहा है। देखिए हमें लिखा गया है उसके पीछे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि देखिए फाइनेंशियल कमिटीज पार्लियामेंट को अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, पार्लियामेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना मतलब कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। तो अगर पार्लियामेंट अगर स्ट्रेंथन हो रही है तो क्या होगा, इसका आउटकम देखते हैं। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है, इमीडिएट आउटकम होगा इसका कि एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही तय होगी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर होगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी तो मी, यू एंड अस विल बी एम्पावर्ड, सिटीजन एम्पावर्ड होंगे, एंड जितना ज्यादा हम एम्पावर्ड होंगे उस क्वालिटी के हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा अवेयर होंगे, अगेन दिस विल गो टू एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक साइकिल कंटिन्यू, एक पॉजिटिव लूप का, पॉजिटिव फीडबैक लूप का साइकिल कंटिन्यू रहेगा। पूछा कुछ भी जाए, लिखना यही है। तो चलिए फाइनेंशियल कमिटीज के जब हम एक जनरल, देखिए फाइनेंशियल कमिटी एक अगेन बड़ा टॉपिक है। फाइनेंशियल कमिटी की बात करें तो तीन फाइनेंशियल कमिटी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पैक, ईसी एंड कोपू। सो यहाँ पे जब फाइनेंशियल कमिटी की बात की गई है, जनरल पूछा गया, तो हमें इन तीनों के रेफरेंस में इन तीनों का एक जनरल ओवरव्यू देना है, इन तीनों के परफॉर्मेंस की जनरल बातें करनी है। बच्चे क्या करते हैं कि तीनों को, पैक का सक्सेस अलग लिखेंगे, इसी एस्टिमेट कमेटी का सक्सेस अलग लिखेंगे, कोपू का अलग लिखेंगे, यही करते करते उनके 2 पेज भर जाते हैं। फिर वो आधे पेज में लिमिटेशंस लिखेंगे और लिमिटेशंस हम जनरल लिख ले रहे हैं,
जब आपने स्पेसिफिक सक्सेस दे दिया तो आपको स्पेसिफिक लिमिटेशन भी होगा, और फिर वो वे फॉरवर्ड भी जनरल दे देते हैं। तो जब आपको जनरल जनरल इन सेंस की तीनों के लिए एक ही जगह वो लिख देंगे। क्वेश्चन का डिमांड यही है कि तीनों को आप जनरल वे में ट्रीट करिए, स्पेसिफिक आपको अप्रोच लेना ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन की डिमांड को भी समझना हम इसके साथ साथ देखेंगे। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज को। सो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये टॉपिक अगर आपको मैं टेस्ट में दे दूं, सो आप बताएंगे कि फाइनेंशियल कमिटीज, फिर एग्जांपल देंगे पैक, एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन public undertaking contribute to the institutionalization of the Indian Parliament by ensuring financial accountability, budgetary scrutiny, and policy evaluation of the एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, बजट को स्क्रूटनाइज करना एंड पॉलिसी को इवेल्युएट करके जो फाइनेंशियल कमिटी है ये पार्लियामेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, कंट्रीब्यूट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक, आपने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट को रिप्लेस करके लिख देना, उसको फिट कर देना है। सो कंटेंट को फिट करने की भी स्किल आपके पास होनी चाहिए। या ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल कमिटीज क्या इंश्योर करती है एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, बजटरी स्क्रूटनी एंड पॉलिसी इवेल्युएशन। अब अगेन रोल पूछे, क्रिटिकली एनालाइज पूछे, इवेल्युएट पूछे, परफॉर्मेंस पूछे, कुछ भी पूछे, आपको क्या करना है, सक्सेस लिखना है एंड फंक्शन पूछे, सक्सेस लिखना है एंड लिमिटेशन लिखना है, लिमिटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वे फॉरवर्ड देना है। ज्यादा मगजमारी पड़ेगी भारी, इसलिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम नए होते हैं, नए आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें खास बनना है। खास बनना मतलब कि मेरा जो आंसर है वो एक्सेप्शनल होना चाहिए, हर पॉइंट उसका अलग होना चाहिए। मैं 500 न्यूज़पेपर खंगालूंगा एंड देन आई मेक बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स। बट आप खास बना रहे हैं, पेपर का नाम है जनरल स्टडीज यानी आम, तो आम बनिए। अगर आम सलीके से बन गए तो आप खास अपने आप हो जाएंगे। यानी कि जनरल स्टडीज है, इसको जनरल ही रहने दीजिए। इसमें कंटेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तो खैर और चैनल है कॉपीराइट स्ट्राइक तो रीच नहीं है, जो भी है जो मैं पढ़ा रही हूँ, सपोज आपसे आज से 100 दिन बाद या जो भी है 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग इसको अगर फॉलो करते हैं, 5000 10,000 लोग फॉलो करते हैं, इसी कंटेंट को 10,000 लोग 10,000 तरीके से लिखेंगे एंड मैं गारंटी देती हूँ कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इतने एक्सप्लेनेशन के साथ, ये भी सेम रेप्लिकेट नहीं होगा। सबकी जो कंटेंट को, एक ही बात को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो हर की अलग अलग होती है। उसको समझ करके अगेन रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी, वहां तक बात अलग हो जाती है। तो जनरल स्टडीज में कोशिश करेंगे कि पहले एक बेयर मिनिमम हमारे पास कंटेंट हो जाए, क्योंकि ये जनरल स्टडीज है। ऑप्शनल में हम वो कलर इख्तियार करेंगे। अगेन ऑप्शनल में भी आप कोचिंग करते हैं, आपके क्लास के नोट्स होते हैं, उस पर आप डेवलप करते हैं, तो एक्स फैक्टर बाद में लाना है। हम एक्स फैक्टर बाद में लाएंगे, पहले हम बेसिक्स, एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंटेंट हो जाए, अगर उसी को हम रिप्रोड्यूस कर दें तो बात हमारी बन जाएगी। तो खास बनने के चक्कर में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, ये करना वो करना, इट इज़ अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर महीने मैगजीन आपके लिए रिसर्च कर करके कंप्रिहेंसिवली हर इशू को डिस्कस कर रही हैं, वहाँ से कंटेंट उठाइए। और जो टाइम आप न्यूज़पेपर के नोट्स मेकिंग में लगाना चाहते हैं कि मैं खास बनूंगा, वो खास बनिए आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे, अपने फाउंडेशन पे, अपने फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, वहाँ पे खासियत आएगी। आप अपने सब्जेक्ट्स को जितने सही से, जितनी बार, जितनी शिद्दत से फॉलो करेंगे, वो आपको खास बनाएगी। करेंट अफेयर्स तो आइसिंग ऑन द केक है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं।
सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज। हम सक्सेस एरिया देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो सक्सेस एरिया है फाइनेंशियल कमिटीज का इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इसमें हम किसका एग्जाम्पल देंगे? पैक का, क्योंकि पैक एग्जामिन्स कैग के रिपोर्ट को पैक एग्जामिन करता है और ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक मनी है वो उस तरह से स्पेंड हुआ है या नहीं जिस तरह से पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था। यानी पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को पैसे देते हुए जिस तरीके से पैसे खर्च करने की राह बताई थी, क्या एग्जीक्यूटिव ने उसी तरीके से पैसे खर्च किए हैं या फिर गड़बड़ घोटाला है? ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम्पल देंगे आप कि 2G स्पेक्ट्रम केस में पैक का एग्जामिनेशन, जो कैग की रिपोर्ट आई थी 2G स्पेक्ट्रम केस की, और इस रिपोर्ट को जब पैक ने एग्जामिन किया था तो पैक की रिपोर्ट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नेशन के सामने लाकर रखे थे। ठीक है, तो पैक का जो काम है वो कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करना है। हम नहीं जाएंगे कि तब के कैग ने बाद में क्या कहा, माफी मांगी नहीं मांगी, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। जब भी कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट पैक एग्जामिन करता है, और 2G स्पेक्ट्रम केस में भी यही हुआ था। कैग ने रिपोर्ट दी, पैक ने एग्जामिन किया, और रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हमारे सामने, नेशन के सामने लाए गए थे। हमने सक्सेस एरिया डिस्कस कर दिया, दैट दिस फाइनेंशियल कमिटीज इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट बाय एग्जामिनिंग कैग रिपोर्ट एंड ब्रिंगिंग एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी टू द अटेंशन ऑफ द नेशन। क्लियर है ये? सेकेंड सक्सेस एरिया, दैट दे प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव आउटरीच। एग्जीक्यूटिव आउटरीच एज इन, ये जो कमिटीज हैं, ये फाइनेंशियल कमिटीज हैं, ये कमिटीज मिनिस्ट्रीज को क्वेश्चन करती हैं उनके एक्सपेंडिचर पैटर्न्स पे, और इस एक्सपेंडिचर पैटर्न पे क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको पता है कि मेरे खर्चे पे जब सवाल किया जाता रहेगा, मेरे सिर्फ खर्चे के नहीं, मेरे फाइनेंशियल ट्रेल को भी ट्रेस किया जा रहा है, यानी एक पैटर्न को एनालाइज किया जा रहा है, उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है, देन आप अपने पैसे को लेकर, पैसे खर्च करने को लेकर आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो दिस कमिटीज, दिस फाइनेंशियल कमिटी, बिकॉज द क्वेश्चन मिनिस्ट्री इज ऑन द एक्सपेंडिचर एंड द पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, their action prevent any arbitrary financial decision from the ministries and the government. Clear है ये? Now coming to the third success area or the third function or the third role, they perform policy review and mid-course correction. पॉलिसी रिव्यू एंड मिड कोर्स करेक्शन, आप एक्सप्लेन करेंगे कि एस्टिमेट्स कमिटी जो होती है उनका वो ये इवेल्युएट करती है कि वेदर जो गवर्नमेंट की स्कीम है या पॉलिसी है, जिस इंटेंशन के साथ स्टार्ट की गई थी, क्या उस इंटेंशन को अचीव कर रही है, क्या वो आउटकम अचीव कर रही है, या फिर उस आउटकम को अचीव करने के डायरेक्शन में है भी या नहीं। ये एस्टिमेट्स कमेटी काम करती है। और एग्जाम्पल देंगे कि मनरेगा पे एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि देयर इज अ नीड फॉर वेज रिवीजन एंड बेटर फंड रिलीज मैकेनिज्म, यानी फंड रिलीज मैकेनिज्म को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है एंड वेज रिवीजन की आवश्यकता है। ये मनरेगा पे एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था, और इस पर पार्लियामेंट में डिबेट भी हुआ एंड देन गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली एक्शन भी लिया था। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे कि ओके, फाइनेंशियल कमीशन में मैं एस्टिमेट्स कमेटी का, मनरेगा का एग्जांपल दूंगा या दूंगी। फाइनेंशियल कमेटी के लिए जब भी लिखना होगा तो कैग का रिपोर्ट 2G स्पेक्ट्रम में दूंगी। आगे मैं बताऊंगी किस तरह से इसी कंटेंट को कंटेक्चुअलाइज करना है। फोर्थ रोल, फोर्थ सक्सेस, फोर्थ फंक्शन क्या है? इम्प्रूविंग PSU अकाउंटेबिलिटी, PSU की अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। और एक किसका फंक्शन है? कोपू का, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कोपू इंश्योर करता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एफिशिएंटली रन करे और पब्लिक इंटरेस्ट में रन करे। कोपू का काम है ये इंश्योर करना कि PSUs एफिशिएंटली रन करे, साथ ही साथ दे वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट। और एग्जांपल देंगे कि
कोपू की रिपोर्ट यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट ने बहुत सारी इनएफिशिएंसीज एयर इंडिया, अभी तो तब के एयर इंडिया और बीएसएनएल एंड सेल के वर्किंग में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज को फ्लैग किया था और इस पे अकॉर्डिंगली डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में एंड गवर्नमेंट टुक एक्शन, गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू टेक एक्शन। सो जब भी याद रखेंगे, जब भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात आएंगी तो पैक का कैग रिपोर्ट और ये 2G स्पेक्ट्रम केस लिखेंगे। जब भी एस्टिमेट मिड पॉलिसी रिव्यू का कोर्स करेक्शन, आप एस्टिमेट कमेटी का एग्जांपल देंगे और मनरेगा पे रिपोर्ट की बात करेंगे। कोपू पीएसयू अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात होगी तो आप फिर कोपू की जो रिपोर्ट है एयर इंडिया बीएसएनएल सेल में, इसको आप लिखेंगे। और अगर तीन चार चार हमने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए जहाँ पे हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे दिए, देन वी कैन गो ऑन फॉर 5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। अगर 15 मार्कर्स लिख रहे हैं, आप पॉइंट लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड एग्जांपल दे रहे हैं, सो 5। उसके बियॉन्ड हम 1-2 पॉइंट्स विदाउट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे क्रॉस पार्टी कोऑपरेशन एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हमने पहले भी किया था एंड ये अप्लाई, ये जनरल भी अप्लाई है एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल कमिटीज के लिए अप्लाई है कि बाई पार्टीशन मैनर में ये काम करते हैं एंड और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को दे समन एंड उनसे इनपुट्स लेकर के अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं एंड इस रिपोर्ट को फिर ये पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम केस में यही हुआ था। इतना बड़ा फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज का इतना बड़ा एलिगेशन था कि वहाँ पे मिनिस्ट्रीज को, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से बहुत लंबे समय तक कंसल्टेशन और बहुत सारे इनपुट्स लेने पड़े थे। अगेन इनहांसिंग कंटिन्यूटी इन ओवरसाइट। देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का क्या है, एग्जीक्यूटिव के फाइनेंस, हम फाइनेंशियल डायमेंशन में भी पढ़ लें तो पार्लियामेंट का काम है फिनेंसेस पे ओवरसाइट रखना, लेकिन पार्लियामेंट तो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही फंक्शन करती है, उसके बाद सेशन में नहीं रहती है, बट ये कमिटीज थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं। पार्लियामेंट सेशन में हो या ना हो, दिस कमिटी रिमेन फंक्शनल ईयर राउंड। So they provide a permanent channel for monitoring public finances. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप रखिएगा कि ये कमिटी जो है ये ईयर आउट फंक्शन करती हैं एंड दिस प्रोवाइड अ परमानेंट चैनल फॉर मॉनिटरिंग पब्लिक फाइनेंसेस आउटसाइड लिमिटेड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस दे इनहांस कंटिन्यूटी एंड ओवरसाइट इन एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट और फाइनेंशियल ओवरसाइट आप लगा सकते हैं। Again, next issue, next point or next success or next role or next function of the financial committee, institutional and memory and record. Their reports कैसे, इनके रिपोर्ट्स जो हैं एक डॉक्यूमेंटेड ट्रेल क्रिएट करते हैं फिस्कल स्क्रूटनी का, क्लियर है ये, और ये एक डॉक्यूमेंटेड ट्रेल है और ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी और साथ ही साथ एक रिफॉर्म प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखा कि ईयर राउंड फंक्शन करती है, उसी का एक उसी के कंटिन्यूटी में ही है कि हर साल जब फाइनेंशियल कमिटीज फिस्कल स्क्रूटनी कर रही है और हर साल की स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट हो रही है, साल दर साल गवर्नमेंट की जो फिस्कल परफॉर्मेंस है, फिस्कल डिसिप्लिन की स्क्रूटनी हो रही है, तो एक डॉक्यूमेंटेड ट्रेल हो रहा है, एक रिकॉर्ड हमारे पास हो रहा है। क्लियर है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की तरह ये काम कर रहा है और एक लंबे समय, एक मीडियम, शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आप ट्रेल देख लें, फिस्कल ट्रेल देख लें, तो उसके बाद आपके पास कुछ कहने, सरकार के पास कुछ कहने को नहीं रह जाता है एक्सेप्ट कि रिफॉर्म का, क्योंकि लंबे समय तक आपने कैसा परफॉर्म किया है ये डॉक्यूमेंटेड ट्रेल इन फाइनेंशियल कमिटीज की रिपोर्ट से हमें मिलता है। सो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज की तरह भी इनकी रिपोर्ट काम करती है। सो इसके सिर्फ यही नहीं है, इन फाइनेंशियल कमिटीज के सक्सेस की बात करें, रोल की बात करें, पॉजिटिव की बात करें तो हजारों हो सकते हैं, हमने लिमिट किया है 7 तक। अब 5 भी अगर यहाँ से रिप्रोड्यूस कर देते हैं दैट विल बी वेरी मच, बहुत अच्छा होगा वो 5 पॉइंट्स अगर आप पॉजिटिव लिख देते हैं तो। अगेन लिमिटेशंस पे आते हैं, अगर हमें देखना है, रोल देखना है, तो पॉजिटिव देखा तो हमें थोड़ा लिमिटेशन भी देखना होगा कि इनके लिमिटेशन क्या है।
लिमिटेशन सबसे पहला यही है कि देखिए काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी बात ऐसी है कि बस बात भर है। इनकी बात ऐसी है कि बात भर है, यानी उस बात के पीछे कोई कैरेट नहीं है, कोई स्टिक नहीं है, और स्टिक नहीं है इसलिए बात बाइंडिंग भी नहीं है। हर बात इनकी मानी जाए ये जरूरी भी नहीं है। यानी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, बताइए मेरे साथ। फर्स्ट लिमिटेशन है नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ रिपोर्ट। बात तो अच्छी है लेकिन हर बात आपकी मानी जाए ये जरूरी भी नहीं है, राइट। यानी क्योंकि नॉन बाइंडिंग नेचर है इनकी बातों के पीछे कोई स्टिक नहीं है, फोर्स नहीं है, राइट। सो मिनिस्ट्री इज बाउंड नहीं है टू एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन, हमने पहले ही देखा था। परसुएसिव अथॉरिटी है इनके पास। सो मिनिस्ट्रीज के पास दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, और लीगली बाइंडिंग नहीं है, मिनिस्ट्री बाउंड नहीं है, तो बहुत सारे पैक रिपोर्ट्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं पैक के जिन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी फ्लैग भी किया है, रिकमेंडेशंस भी किए हैं, बट इधर इनको इग्नोर कर दिया जाता है या फिर डिले कर दिया जाता है। और इसकी कोई इस इग्नोरेंस का, इसके इस डिले करने का कोई क्वेश्चन नहीं है कि पार्लियामेंट में आपको कोई जवाबदेही देनी पड़ेगी आपने इग्नोर क्यों किया या फिर डिले क्यों किया। सो बात तो सही है लेकिन बात में वजन भी है, लेकिन ये वजन किसी पे जा करके पड़ नहीं रही है। सो फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकेंड पे आते हैं, लैक ऑफ रियल टाइम ओवरसाइट। लैक ऑफ रियल टाइम ओवरसाइट यानी पैक एग्जामिन्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेंडिचर नॉट रियल टाइम स्पेंडिंग। खर्च हो गई, अब बात हो रही है कि भैया सही से नहीं हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, हमने जो पैसे दिए थे वो सही से खर्च नहीं हुए हैं, या फिर जो अलाउ किए थे, जो सैंक्शन किए थे उस लिमिट से बियॉन्ड गए। बट अब बेचारे क्या करें, जो चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब हम बैठ के क्यों सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, जो होना था वो हो गया। यानी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। पैक का जो काम है हम पढ़ेंगे अलग से जब हम इसको एज अ कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो कि पैक का क्या रोल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक तरह से सही से स्पेंड हो, यही मेन रोल तो यही है। बट पोस्ट फैक्टो एक्सपेंडिचर एग्जाम, ये पोस्ट फैक्टो एग्जामिनेशन है, यानी खर्चा सरकार ने एक्सपेंडिचर हो गया, बैठ के बात करें कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। सो मिस अप्रोप्रिएशन हो चुका है, अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। सो पैक लैक्स रियल टाइम ओवरसाइट। बात तब हो जब हम तभी प्लान, हमारी बात तब हो जब हम तब बात करें कि अभी फसल ऐसा ऐसा है, ऐसा होने वाला है, और चिड़िया चुगे इससे हम कैसे बचा सकते हैं, तब बैठ के बात करें, तब पैक बात करे कि मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो सके इसको, तब पैक बताए तो बात हो। सो लैक ऑफ रियल टाइम ओवरसाइट सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड की बात करें, रिसोर्स एंड स्टाफ कंस्ट्रेंट। टेक्निकल एक्सपर्टाइज लैक करते हैं ये, क्योंकि मेंबर्स तो इवेंचुअली कौन होते हैं आपको पता है। डेटा सपोर्ट लैकिंग है एज कंपेयर टू एडवांस कंट्री डेमोक्रेसीज, राइट। सो टेक्निकल एक्सपर्टाइज लैक है, स्टाफ कंस्ट्रेंट्स है, रिसोर्स एंड स्टाफ कंस्ट्रेंट्स। फोर्थ, अगर हम डिले देखें तो मिनिस्ट्रीज के साइड से भी रिस्पॉन्स में डिले देखा जाता है, राइट। अगर पैक की कोई क्वेरी पूछती है किसी मिनिस्ट्री से तो देखा जाता है कि दे विल टेक मंथ्स टू रिप्लाई द कमिटी क्वेरी। एक सिंपल क्वेरी पूछा है कमिटी ने, तो कमिटी के क्वेरी को रिस्पॉन्स करने के लिए भी महीनों लग जाते हैं। सो मिनिस्ट्रीज के तरफ से भी डिले होता है, बिकॉज पैक का वैसा इंस्टीट्यूशन है कि इसके पास कोई स्टिक नहीं है। अगेन पोलिटिसाइजेशन एंड लो अटेंडेंस, ये एक अनदर इशू है। दैट पार्टी लॉयल्टीज, जो न्यूट्रलिटी ऑफ डिलिबरेशन है, समटाइम्स इट अफेक्ट्स। राफेल डील मतलब एग्जाम्पल भी है कि राफेल डील के टाइम पे एक ऐसा सेंस, अगर कोई सेंसिटिव इश्यूज है, यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू ब्लॉक और डाइल्यूट द फाइंडिंग्स। इस तरह के सेंसिटिव केसेस में राफेल डील एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पार्टीज ने दे ट्राई टू ब्लॉक डाइल्यूट द फाइंडिंग्स ऑफ द दिस केस। अगेन लिमिटेड मीडिया एंड पब्लिक अटेंशन,
ये भी एक इशू है इनके फंक्शनिंग में कि पब्लिक कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, जैसा हमने पहले देखा, उनके पास नॉन बाइंडिंग है बट दे हैव परसुएसिव स्ट्रेंथ, बट पब्लिक विजिबिलिटी इनको रेयर मिलती है। तो अगर पब्लिक विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, पब्लिक ओपिनियन नहीं बन रहा, पब्लिक ओपिनियन नहीं बना डेमोक्रेसी में, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और प्रेशर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव क्यों कंप्लाई करिए, मुझे बताए। ठीक है, सो लिमिटेड मीडिया, जो फोर्थ पिलर की बात होती है कि फोर्थ पिलर इज सोल्ड। सो अगर मीडिया इन पैक के कमिटी, पैक यानी फाइनेंशियल कमिटीज के जो फाइंडिंग है, जो रिकमेंडेशंस है, उसको हाईलाइट करे, इस पे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करे, तो एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर बनेगा, एंड एग्जीक्यूटिव हैव टू कंप्लाई विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। सो दिस इज द लिमिटेशन, एंड अगेन फोकस ऑन पास्ट एंड नॉट न रिफॉर्म। सो बेसिकली ये बैठ के ये अगर ये देखते हैं कि क्या इरेगुलरिटीज हुआ है, या फिर इन एक्चुअली ये मतलब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करते हैं, जो काम हो चुका है उसमें क्या क्या कमियां, ये एनालाइज कर रहे हैं, ना कि कोई फ्यूचरिस्टिक काम कर रहे हैं, ना कि कोई फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म सजेशन दे रहे हैं। सो बेसिकली जब चिड़िया चुग जाती है खेत, तब ये बैठ के विचार करते हैं। सो दे आर फोकसिंग ऑन पास्ट नॉट ऑन रिफॉर्म। ओके, सो दीज आर द इश्यूज। एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। अगेन रिवाइज करने से पहले देखिए, जब आप 10 मार्कर लिखते हैं तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखा गया है लिमिटेशन में, वो पॉइंट्स लिख देंगे और 2-3 में एग्जांपल देंगे। इलेबोरेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जैसे नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल में सेवरल पैक रिपोर्ट्स इग्नोर्ड, बस क्लियर है ये। लेकिन जब आप 15 मार्क्स के लिए लिखते हैं तो आप इसको फिर एलाबोरेट करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। अब हमने इतने सारे मसले देख लिए, हमने फाइनेंशियल कमिटीज के देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, सक्सेस देख लिया, लिमिटेशन भी देख लिया। तो लिमिटेशन के लिए अब हमें सजेशन भी देना होगा। ओके, आई बेग योर पार्डन, यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिख देते हैं अपने से, ये एडिटिंग में इशू हो गया है। सो आपसे पूछा जाए या ना जाए, याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए या ना जाए, लेकिन जहां भी आप चैलेंजेस, आपने शॉर्ट्स कमिंग, आपने इश्यूज, आपने लिमिटेशंस डिस्कस किए हैं, सिर्फ इसी टॉपिक के नहीं, किसी भी टॉपिक के, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग सजेशन देने होंगे। वो इम्प्लिसिट है क्वेश्चन में, आपको देना ही देना है। सो नाउ कम टू द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल कमिटीज के को स्ट्रेंथन करने के लिए हम देखते हैं मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि टाइमली सबमिशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स को इंश्योर कराएंगे कि समय से रिपोर्ट्स सबमिट भी हो और एग्जामिन भी हो, और इसके लिए हम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट करेंगे ताकि कमिटीज टाइमलाइन से रिपोर्ट सबमिट भी कर सके, और कमिटी सीटिंग्स को शेड्यूलिंग करें हम, ताकि एक डिसिप्लिन बन पाए। क्लियर है, और इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा, फिर ये हम तो मेजर ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि स्क्रूटनी फास्टर होगी, और इस फास्टर स्क्रूटनी से क्या होगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनहांस होगा, और जो बैकलॉग्स होते हैं, जाकर के पैक के साइट पे देखिए क्या बैकलॉग है, वो प्रिवेंट होंगे। सो टाइमली सबमिशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स, कैसे हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। आपको देखिए, आप जब भी बच्चे लिखते हैं दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन, बट हाउ मतलब कैसे किया जा सकता है, और जब आपने हाउ कर दिया ना, तो आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखाना होगा कि इसको करने से क्या रिफॉर्म आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर को ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है कि टेक्निकल रिसर्च एंड सपोर्ट को स्ट्रेंथन कीजिए। स्ट्रेंथन टेक्निकल रिसर्च एंड सपोर्ट। अब इसके लिए क्या मेजर लेना होगा कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स एंड सपोर्ट स्टाफ को एक्सेस, कमिटीज को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक्सेस होना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ का एक्सेस होना चाहिए। इससे क्या होगा, इन्फॉर्म्ड एनालिसिस होगा, इससे शार्पर रिकमेंडेशन होंगे एंड बेटर पॉलिसी इम्पैक्ट होगा। शार्पर रिकमेंडेशन, इन्फॉर्म्ड एनालिसिस एंड बेटर पॉलिसी इम्पैक्ट। थर्ड रिकमेंडेशन,
ensure follow up and implementation monitoring, ensure follow up and implementation monitoring of their recommendations. हमें पता है कि फाइनेंशियल कमिटीज के रिकमेंडेशन दे आर नॉन बाइंडिंग, तो नॉन बाइंडिंग है तो एग्जीक्यूटिव हल्के में ले लेती है, कोई जवाबदेही ही नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि इन रिपोर्ट्स पे क्या एक्शन लिया गया है, अगर लिया गया है तो डिले क्यों हुआ है, सरकार की इतनी ढीली एटीट्यूड क्यों है। तो अगर हम एक फॉलो अप और इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट कर दें तो थोड़ी जवाबदेही तो तय हो जाएगी। और इसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट आप जो है वो मैंडेटरी कर दीजिए टाइमलाइन के साथ। इससे क्या होगा कि इससे अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी एंड जो आउटकम्स होंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के दे विल आल्सो इम्प्रूव, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब क्लियर है ये, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी एंड साइमल्टेनियसली जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं उनके रिकमेंडेशन में एक शार्पनेस आएगी और एक स्ट्रेंथ आएगा इस कमेटी के वर्किंग में। क्लियर है ये। नेक्स्ट मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज, आप बोलेंगे कि देखिए कमेटी की प्रोसीडिंग्स को मोर ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, मेक कमेटी प्रोसीडिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट। और इसके लिए हमें क्या मेजर लेना होगा कि समराइज्ड माइन्यूट्स आप पब्लिश करिए, पब्लिक हियरिंग्स, सेलेक्टिव पब्लिक हियरिंग्स भी रखिए, साथ ही साथ जो फाइंडिंग्स है कमेटी के उसको प्रोएक्टिवली पब्लिश या रिलीज किया जाए। इससे क्या होगा कि पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज होगा एंड जो गवर्नमेंट पे यानी एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर बढ़ेगा कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस है उससे कंप्लाई करे। क्लियर है ये। सो कमेटी के प्रोसीडिंग्स को जब हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, हमने मैकेनिज्म बताया कि समराइज्ड माइन्यूट्स आप पब्लिश कर सकते हैं, सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर आप पब्लिक हियरिंग रखिए, या फिर और कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसको प्रोएक्टिवली रिलीज कीजिए। इससे क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा और एक बार पब्लिक ट्रस्ट बढ़ गया देन एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर होगा ही होगा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस के साथ कंप्लाई करे। एंड लास्टली कि जो पॉलिटिकल बियास है उसको मिनिमाइज किया जाए एंड क्रॉस पार्टी कंसेंसस को प्रमोट किया जाए। सो लास्ट suggestion from my side is that minimize political bias and promote cross party consensus। अब इसके लिए हम क्या मेजर सजेस्ट करेंगे कि जो चेयरपर्सनशिप है कमेटी की उसको फेयरली रोटेट किया जाए, बाई पार्टीशन रिप्रेजेंटेशन किया जाए और साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड डिस्कशन को प्रमोट किया जाए ओवर पार्टीशन पोस्चरिंग, यानी जो भी डिस्कशन हो वो एविडेंस बेस्ड हो, जो रिप्रेजेंटेशन हो वो बाई पार्टीशन हो एंड साथ ही साथ चेयरमैनशिप जो है वो फेयरली रोटेट हो डिफरेंट पार्टीज के बीच में। सो इससे हम जो पॉलिटिकल बायसनेस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रॉस पार्टी कंसेंसस को प्रमोट कर सकते हैं। और इस एक्शन का इम्पैक्ट का होगा क्या होगा कि इट विल इनहांस क्रेडिबिलिटी एंड इंश्योर करे कि जो डिसीजन है वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करेगा। जब मेंबर्स पार्टी लाइन से ऊपर उठ के और कंसेंसस से और एविडेंस बेस्ड डिस्कशन करके कोई रिकमेंडेशन देंगे तो ऑफ कोर्स उनके रिकमेंडेशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एंड जो भी डिसीजन होगा वो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, ना कि पॉलिटिकली बायस्ड होगा। क्लियर है ये। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर दिस डिस्कशन टू अपलोड, तो हम जो पार्ट 2 है वो कल मॉर्निंग में आपको द कंटेंट ऑफ द क्लास इज रेडी, तो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। और दोनों हालांकि एक ही टॉपिक्स हैं बट दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि वो नए टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो 3 टॉपिक है कि पैक, हम सिलेक्टिव पैक पे जाएंगे, फिर एस्टिमेट कमेटी पे जाएंगे एंड डीआरसीज के फंक्शनिंग को हम ओवरव्यू या इवेल्युएट करेंगे। So I hope this helps to you. I'll see you in the next class. Till then मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं दिन बोलना चाहती हूँ बट देर आ रहा है। So till then take care and good night.